बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा फिजियोलॉजी का लेक्चर नंबर 27 है। टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी की डेफिनेशन से आप पहले भी अवेयर हैं कि ये कौन सी फील्ड है। ये वो साइंस की फील्ड है जिसमें मुख्तलिफ हार्मोन्स जो कि बॉडी से रिलीज़ होते हैं, उनकी साइट ऑफ प्रोडक्शन, उनसे जो हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, इसके अलावा कुछ ऐसी बीमारियां जो कि उनकी डेफिशिएंसी से हो रही होती हैं, उनका इलाज, ये सब किस में डील किया जाता है, एंडोक्राइनोलॉजी में किया जाता है। तो दिस इज़ द साइंस दैट कंसर्न विद द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। स्ट्रक्चर उसका क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स का, उनका फंक्शन क्या है, और डायग्नोसिस के कौन से हार्मोन्स की कमी की वजह से कौन सी बीमारियां लाहक हो जाती हैं, उसकी स्पेसिफिक सिक्रीशंस जो कि क्या कहलाती हैं, हार्मोन्स कहलाती हैं। इसके अलावा ट्रीटमेंट ऑफ द डिसऑर्डर ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम इज़ डेल्ट विद द इन द एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी इज़ कंसर्न विद द स्टडी ऑफ बायोसिंथेसिस। बायोसिंथेसिस का मतलब क्या है कि वो हार्मोन जो कि सिंथेसाइज हो रहे हैं किनसे, आपकी बॉडी में जो ग्लैंड्स हैं उनसे, स्टोरेज, उसके बाद वो स्टोर हो रहे होते हैं, उनकी केमिस्ट्री, बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द हार्मोन विद द सेल्स ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड एंड द टिश्यू दैट सेक्रेट देम। हार्मोन्स की क्या डेफिनेशन है? अच्छा, क्योंकि एंडोक्राइनोलॉजी में आप मेनली हार्मोन्स के बारे में स्टडी करते हैं, तो हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स जो है ना वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं विच आर सिक्रेटेड इनटू द बॉडी फ्लूइड्स बाय वन सेल और ग्रुप ऑफ सेल एंड हैव अ सम फिजियोलॉजिकल कंट्रोल इफेक्ट्स ऑन द अदर सेल ऑफ द बॉडी। हार्मोन्स क्या हुए कि वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि आपकी बॉडी में रिलीज़ होते हैं, आपके बॉडी में रिलीज़ होते हैं और आपकी जो बॉडी में मुख्तलिफ फ्लूइड्स हैं उसमें शामिल हो जाते हैं। उसके वो और कहाँ से रिलीज़ होते हैं? हो सकता है वो सिंगल सेल से रिलीज़ हो रहे हैं या ग्रुप ऑफ सेल मौजूद है वहाँ से रिलीज़ होते हैं, और इसके बाद वो अपना फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करते हैं ऑन द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। हार्मोन्स एक्ट बाय बाइंडिंग टू द स्पेसिफिक रिसेप्टर इन द टारगेट ऑर्गन। बाज़ हार्मोन्स जो है ना वो आपकी बॉडी में डायरेक्टली रिलीज़ हो जाते हैं और अपना इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, लेकिन सम हार्मोन्स जो है ना वो रिलीज़ होते हैं एंड देन दे एक्ट ऑन द टारगेट रिसेप्टर्स। उनके कुछ टारगेट जो ऑर्गन्स होते हैं, रिसेप्टर्स की जो उनके पास स्पेसिफिक रिसेप्टर्स मौजूद हैं उसकी मदद से वो अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंचते हैं और फिर वहाँ पे इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। फंक्शंस ऑफ हार्मोन्स की बात करते हैं कि इसके क्या क्या फंक्शंस हैं। सबसे पहले ये हेल्प्स टू कंट्रोल द इंटरनल एनवायरनमेंट बाय रेगुलेटिंग इट्स केमिकल कंपोजिशन एंड द वॉल्यूम। आपकी बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है ये उसे कंट्रोल भी करते हैं और इस तरह से उसे कंट्रोल करते हैं कि जो इनकी केमिकल कंपोजिशन है और वॉल्यूम है वो एक जो नॉर्मल मिकदार है उसमें बॉडी में मौजूद रहे। अगर नॉर्मल मिकदार बॉडी में मौजूद नहीं होती है तो वो क्या कहलाती है कि हार्मोन्स की कमी या ज़्यादती। अदरवाइज़ एक नॉर्मल वॉल्यूम जो है ना वो ग्लैंड्स की मदद से, जो नॉर्मल मैकेनिज्म है उसकी मदद से एक नॉर्मल मिकदार बॉडी में मौजूद होनी चाहिए। अगर वो जो है ना, तो ये हार्मोन्स का फंक्शन है। जैसे सपोज़ करें कि आपका ये है पेंक्रियाज से क्या रिलीज़ होता है, इंसुलिन रिलीज़ होती है। अब आपकी बॉडी में ग्लूकोज की मिकदार बढ़ गई है तो क्या होगा, इन रिस्पॉन्स टू द इंक्रीज लेवल ऑफ द ग्लूकोज इन द बॉडी, आपकी बॉडी का जो उसका कंट्रोल मैकेनिज्म है इंसुलिन, वो क्या हो जाएगी, फिर इन दिस रिस्पॉन्स ज़्यादा रिलीज़ होना शुरू हो जाएगी और वो रिलीज़ इस मिकदार में होगी कि वो आपकी बॉडी में जो मौजूद शुगर का लेवल है उसे क्या कर दे, डिक्रीज़ कर दे। तो हार्मोन्स अपना बॉडी में रिलीज केमिकल कंपोजिशन को मेंटेन करते हैं बाय रेगुलेटिंग इट्स केमिकल, वो इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करते हैं बाय रेगुलेटिंग इट्स इंटरनल केमिकल कंपोजिशन एंड द वॉल्यूम। सबसे पहला फंक्शन इसका ये है। नंबर 2, ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। कुछ हार्मोन्स जो है ना वो मुख्तलिफ सब्सटेंसेस उनकी उसके साथ ट्रांसपोर्टेशन के साथ जो है ना जो सब्सटेंसेस हैं वो भी ट्रांसफ़र हो जाती हैं कि सेल मेम्ब्रेन तक। प्ले अ की रोल ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जैसे ग्रोथ हार्मोन है उसका मेन फंक्शन है वो क्या है, ग्रोथ है, तो ये बहुत अहम रोल अदा करते हैं इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी।
contribute to the basic process of reproduction, fertilization, nourishment of embryo and delivery of the newborns. ये बहुत अहम फंक्शन कंट्रीब्यूट करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, तौलीदी का जो अमल है, रिप्रोडक्शन में, फर्टिलाइजेशन में, नरिशमेंट में of the embryo and delivery of the newborn, regulate metabolism and the energy balance in the body. रेगुलेट करते हैं मेटाबॉलिज्म को भी और एनर्जी बैलेंस को भी इस तरह से कि आपकी बॉडी को इंसुलिन की मिकदार, अगर आपका नॉर्मल लेवल होगा तो इंसुलिन की मिकदार कंट्रोल लिमिट में रहेगी। आपकी बॉडी को ग्लूकोज की ज़रूरत होगी, एनर्जी की ज़रूरत होगी, तो वो उतनी इस्तेमाल हो जाएगी और एक्सेस जो मिकदार है वो आपकी बॉडी में मौजूद नहीं होगी। तो इस तरह से जो हार्मोन्स हैं इनका जो फीडबैक मैकेनिज़्म होता है, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने एक निज़ाम जो है ना वो बना दिया कि आपकी बॉडी में जिस वक्त हार्मोन्स की कमी हो रही होती है तो एक रिस्पॉन्स जाता है आपके दिमाग को कि अब जो है ये हार्मोन्स क्या किया जाए, रिलीज़ करवाया जाए। और एक मैकेनिज़्म जाता है, अगर उसकी ज़्यादती हो गई आपकी बॉडी में तो एक अगर आपका जो फंक्शंस हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ दूसरी नॉर्मल चल रही होती हैं, तो वहाँ पे आपके दिमाग को रिस्पॉन्स जाता है कि अब इसकी बॉडी में ज़रूरत नहीं है और अब इसकी मिकदार को कम किया जाए, तो वो कम हो जाती है। इस तरह से रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग रिस्पॉन्स जो है ना वो आपकी बॉडी में साइड बाय साइड चल रहा होता है। टाइप्स ऑफ हार्मोन्स की पे आते हैं, लोकल हार्मोन्स एंड जनरल हार्मोन। लोकल का मतलब क्या है कि उनका इफ़ेक्ट जो है ना वो लोकल होगा, वो स्पेसिफिक लोकल इफ़ेक्ट्स ऑन द बॉडी, वो कुछ लोग पार्ट्स पे जो है ना वो लोकली एक्ट कर रहा होगा। इसके अलावा जैसे कि एसिटाइलकोलिन है, सेक्रेटिन है एंड कोलिसिस्टोकाइनिन है। लोकल हार्मोन्स के एग्जांपल है एसिटाइलकोलिन, सेक्रेटिन एंड कोलिसिस्टोकाइनिन। और जनरल हार्मोन्स की अगर बात करें तो उसमें दीज अफेक्ट्स बॉडी सेल्स फार अवे फ्रॉम देयर पॉइंट्स ऑफ सेक्रेशन। अच्छा, जनरल हार्मोन्स में ये होता है कि हार्मोन्स जो है ना वो रिलीज़ होता है, फिर वो ब्लड सर्कुलेशन में आता है। हार्मोन्स जो है ना वो स्पेसिफिक पार्ट, वो हार्मोन्स जो है ना वो स्पेसिफिक जो ग्लैंड है वहाँ से रिलीज़ होता है, फिर ब्लड सर्कुलेशन में आता है और जहाँ पे उसका टारगेट पॉइंट होता है वहाँ पे वो अपना इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करता है बाय द हेल्प ऑफ द रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन दैट साइड। तो वहाँ पर वो एक्ट कर रहा होता है। तो ये कहलाते हैं जनरल हार्मोन्स। इस तरह से वो ब्लड सर्कुलेशन में पहुँच के अपने टारगेट्स तक पहुँच के अपना इफेक्ट बॉडी में प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। जैसे दीज अफेक्ट द बॉडी सेल अवे फ्रॉम द पॉइंट, आ फ्यू जनरल हार्मोन्स अफेक्ट ऑल द सेल ऑफ द बॉडी सच एज, कुछ जैसे कि ग्रोथ हार्मोन है। अब ये जो है ना हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होता है, जो कि कहाँ पे मौजूद है, आपके ब्रेन में मौजूद है। वहाँ से ये रिलीज़ हुआ, इसके बाद ये किस में शामिल होगा, ब्लड सर्कुलेशन में शामिल होगा। और फिर इसके जो टारगेट पॉइंट्स हैं वो कौन से हैं, बोन्स एंड कार्टिलेज की ग्रोथ करवाता है। अगर वो हम ये बात करते हैं कि ग्रोथ हार्मोन जो है ना वो आपकी डिवेलपमेंट और नरिशमेंट में अहम रोल अदा करता है, तो वो क्या कर रहा है, आपके ब्लड सर्कुलेशन में शामिल होकर फिर जो आपके टारगेट्स हैं, आपकी पूरी बॉडी जो है ना बोन्स एंड कार्टिलेज से बनी हुई है, तो उस जगह पे ही जाके अपना इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर भी जैसे ग्रोथ हार्मोन है, इसका फिर क्या इफ़ेक्ट होता है, ये एनाबॉलिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। जैसे आप छोटी छोटी जो बिल्डिंग वो होती हैं, छोटी छोटी जो ईंटें होती हैं, उससे आप उसको मिला के आप एक दीवार खड़ी कर देते हैं। तो इसी तरह से जो आपकी कार्टिलेज और बोन्स हैं, बचपन से लेके जो इतनी जो है ना वो माशाल्लाह से आपकी हाइट एक उस तक पहुंचती है, लेवल तक पहुंचती है, तो इसमें किसका रोल होता है, हार्मोन्स का। इसी तरह से और भी मुख्तलिफ मेटाबॉलिज्म है, लेकिन यहाँ पे आपके समझने के लिए कि जनरली जो जनरल हार्मोन्स होते हैं वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं, कि वो आपके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होता है और रिलीज़ होने के बाद ये ब्लड में शामिल होता है और फिर जो उसके टारगेट्स पॉइंट्स हैं वहाँ पे पहुँच के अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो ये एग्जांपल किसकी हो गई, जनरल हार्मोन्स की। इसमें आपका ग्रोथ हार्मोन्स भी आता है, ईस्ट्रोजन भी आते हैं। अच्छा, सम ऑन द अदर हैंड सम, ये तो हो गया आपका एंड थायराइड हार्मोन। इसी तरह से थायराइड हार्मोन्स भी है, थायराइड हार्मोन भी है, वो रिलीज़ होता है
थायराइड हार्मोन्स के भी मल्टीपल फंक्शन हैं जो कि बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स में हो रहे होते हैं। तो थायराइड हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन जो है ना वो जनरल हार्मोन्स की एग्जांपल है। इसके अलावा कुछ हार्मोन्स अफेक्ट करते हैं ऑन द टारगेट सेल बिकॉज दे हैव स्पेसिफिक रिसेप्टर फॉर द हार्मोन्स। टारगेट सेल के लिए स्पेसिफिक रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, जैसे अगर ईस्ट्रोजन जो है ना वो रिलीज़ होता है बॉडी में, ईस्ट्रोजन जो है वो रिलीज़ होता है ओवरीज से, तो ये जो है ना कहाँ पे, इसका प्लेसेंटा में भी रोल है और स्पेसिफिक रिसेप्टर्स ओवरीज में मौजूद हैं इसका, फिर ये वहाँ पे अपना एक्ट करता है। तो ये क्या कह रहा है, स्पेसिफिक रिसेप्टर्स ओवरीज, अगर ईस्ट्रोजन है, ईस्ट्रोजन जो रिलीज़ हो रहा है उसका जो और ये कहाँ से रिलीज़ हो रहा है, ओवरीज से रिलीज़ हो रहा है। तो इसके जो टारगेट्स हैं, इसके जो टारगेट पॉइंट है वो भी कहाँ पे मौजूद है, ओवरीज में मौजूद हैं। तो ये वहाँ पे अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा था स्पेसिफिक टारगेट सेल्स पे। तो ये कहलाते हैं लोकल जनरल हार्मोन्स हैं, लेकिन ये रिलीज़ होते हैं, ब्लड में मौजूद होते हैं, बट इसका जो इफेक्ट है टारगेट सेल है वो कौन सा होता है, ओवरीज होता है। तो ये वहाँ पे अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स। दो तरह की क्लासिफिकेशन यहाँ पे की गई है। नंबर 1, बेस्ड ऑन द साइट ऑफ प्रोडक्शन एंड एक्यूमुलेशन। व्हाट डू यू मीन बाय एक्यूमुलेशन, कि ये जमा होते हैं कहाँ पे, उस ग्लैंड्स में मौजूद होते हैं जहाँ से ये रिलीज़ हो गए और फिर वहाँ पे प्रोड्यूस हो होते हैं और वहीं से रिलीज़ होते हैं। तो साइट ऑफ प्रोडक्शन कि वो किस साइट पे प्रोड्यूस होते हैं, किस साइड से प्रोड्यूस हो रहे हैं। और नंबर 2, बेस्ड ऑन द केमिकल नेचर। इसके अलावा इनकी केमिकल नेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जो मुख्तलिफ ये हार्मोन्स हैं ये जो है ना वो एक ही केमिकल नेचर नहीं रखते। कुछ हार्मोन्स जो है ना पेप्टाइड इन नेचर होते हैं, कुछ फैटी इन नेचर होते हैं, कुछ ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर होते हैं, कुछ अमाइन इन नेचर होते हैं, कुछ जो है ना वो अमाइनो एसिड से बने होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो हार्मोन्स हैं ये बेस्ड ऑन केमिकल नेचर, ये हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं कि वो हार्मोन्स जो कि साइट ऑफ प्रोडक्शन उनकी क्या है, वो किस साइट से रिलीज़ हो रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, आपके ब्रेन में एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड मौजूद है। वो रिलीज़ करता है ग्रोथ हार्मोन, दैट इज़ आल्सो कॉल्ड द सोमैटोट्रोपिन। सोमैटोट्रोपिन हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। स्टिमुलेटिंग का मतलब क्या होता है कि वो कहाँ से स्टिमुलेट हो रहा है, वो निकल रहा है वहाँ से, वो वहाँ से रिलीज़ हो रहा है। TSH स्टिमुलेट, स्टिमुलेट का मतलब क्या है, रिलीज़ होना, वहाँ से निकलना। तो थायराइड, इसलिए उसको बोल दिया हमने थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, इन शॉर्ट इसे TSH भी कहते हैं। इस एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH एंड प्रोलैक्टिन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH। ये आपको पता होना चाहिए। आपकी जो वो हैं MCQs हैं उसमें ये पूछा जा सकता है कि growth hormone is released from the anterior pituitary, posterior pituitary or the adrenal cortex. What will you mark? कि growth hormone is released from the anterior, और ये अक्सर जो है ना वो मिस कर देते हैं। तो ये याद रखिए कि ज़्यादातर जो हार्मोन्स हैं वो किससे, ए पहले आता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ हो रहे होते हैं। आपके याद दहाने के लिए कि ये एंटीरियर है, ए पहले आता है और बी बाद में आता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिर्फ 2 हार्मोन्स रिलीज होते हैं। कौन कौन से, वैसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन। और जो एंटीरियर पिट्यूटरी है जो कि पहले आता है तो उससे मल्टीपल हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, जो कि ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन एंड द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से 2 हार्मोन, वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन को हम ADH भी कहते हैं। ADH स्टैंड फॉर एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्या कहते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन, वाटर की, यूरिन की यूरिसिस को क्या करेगा, कम करेगा।
यूरिसिस का मतलब क्या होता है? यूरिन का प्रोड्यूस होना, यूरिन का ज़्यादा आना यूरिसिस कहलाता है। तो ये क्या करता है? एंटीडायरेटिक हार्मोन जो है वो क्या करता है? यूरिन की यूरिसिस को कम करता है। इसका मतलब ये है कि यूरिन, अगर आप पानी जो आप वो पीते हैं वो सारा का सारा यूरिन नहीं बन जाता, उसकी कुछ मिकदार जो है इन द फॉर्म ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट यूरिन की सूरत में बॉडी से निकल जाती है, लेकिन बाकी जो पानी है वो आपकी बॉडी में क्या हो जाता है? रीएब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये कुदरत का अमल है कि एंटीडायरेटिक हार्मोन इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल ऑफ द यूरिन फॉर्मेशन एंड इट्स यूरिसिस। यूरिन फॉर्मेशन, तो ये कम यूरिन फॉर्मेशन ये कंट्रोल करता है। ऑक्सीटोसिन, एड्रिनल कोर्टेक्स। एड्रिनल कोर्टेक्स जो है ये एड्रिनल कोर्टेक्स, एड्रिनल मेड्यूला, ये एक ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड, दैट इज़ प्रेजेंट ऑन द अबव साइड ऑफ द किडनी, ऑन द अपर पोर्शन ऑफ द किडनी। एड्रिनल कोर्टेक्स, उसका जो आउटर लेयर है एड्रिनल ग्लैंड की जो आउटर लेयर है दैट इज़ कॉल्ड द एड्रिनल कोर्टेक्स। तो उससे 3 तरह के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। फर्स्ट है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, एल्डोस्टेरोन। सेकंड है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, कोर्टिजोन। थर्ड है सेक्स हार्मोन्स दैट आर एड्रिनल एंड्रोजेंस। एड्रिनल एंड्रोजेंस क्यों कहा है? कि ये एड्रिनल से रिलीज हो रहा है, इसलिए इसको एड्रिनल एंड्रोजेंस कह रहे हैं। इसके बाद जो उसका अंदरूना हिस्सा है एड्रिनल ग्लैंड का, वहाँ से 2 हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एपिनेफ्रिन एंड द नॉरएपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन को एड्रेनलिन भी कहा जाता है और नॉरएपिनेफ्रिन को नॉर एड्रेनलिन कहा जाता है। आपने शायद सुना भी हो, इंजेक्शन होता है एड्रेनलिन, देखा है इंजेक्शन एड्रेनलिन, सुना है ना आप लोगों ने? एड्रेनलिन इंजेक्शन, तो वो ये होता है, एपिनेफ्रिन इंजेक्शन होता है। और नेचुरली जो है ना ये कहाँ से रिलीज़ होता है? आपकी एड्रिनल मेड्यूल से रिलीज़ होता है। नेक्स्ट जो ग्लैंड है वो कहलाता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड इज़ द मास्टर ग्लैंड एंड 2 मेजर हार्मोन्स T4 एंड T3 आर रिलीज फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड। ये जो हार्मोन्स हैं नॉर्मली आपकी बॉडी में रिलीज़ हो रहे हैं, लेकिन जब इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो फिर क्या करते हैं? जो सिंथेटिक जो हार्मोन्स है फिर उसको लेना पड़ता है। सिंथेटिक कौन से होते हैं? जब आपकी बॉडी में नॉर्मली कुछ हार्मोन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, वो प्रोड्यूस नहीं हो रहे, तो फिर आपको सिंथेटिक फॉर्म जो है, जो कि तैयार की जाती है लार्ज स्केल पर, वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है बाकायदा, वो फिर ली जाती है। जैसे आपने नाम सुना होगा टैबलेट का, थायरॉक्सिन टैबलेट, सुना है? थायरॉक्सिन टैबलेट। तो जब T4 की आपकी बॉडी में कमी हो जाती है तो उसके लिए आप एक्सटर्नली बाहर से जो है ना फिर उसकी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए इन दी फॉर्म ऑफ मेडिसिन, इन दी फॉर्म ऑफ टैबलेट और इंजेक्शन जो है ना वो देनी पड़ती है। T4 एंड T3 ट्राई आइडोथायरोनिन। पैराथायरॉइड ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड पैराथार्मोन भी कहलाता है। इससे जो हार्मोन रिलीज होता है पैराथायरॉइड ग्लैंड से, ये थायरॉइड ग्लैंड के मिड में जो है ना मौजूद हैं, 2 स्मॉल ग्लैंड्स मौजूद हैं, पैराथायरॉइड ग्लैंड कहलाते हैं। वो रिलीज करते हैं पैराथार्मोन। पैराथार्मोन इज आल्सो कॉल्ड अ पैराथायरॉइड हार्मोन। आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस ये कहाँ पे मौजूद होते हैं? लबलबा पेंक्रियाज में मौजूद होते हैं। और इससे जो है ना 3 तरह के सेल हैं, अल्फा, बीटा एंड डेल्टा। अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल। अल्फा सेल से क्या होता है रिलीज? ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन क्या करता है? ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है। इन बीटा सेल जो है वो क्या करता है? इंसुलिन जो है ये ग्लूकोज की मिकदार को कंट्रोल करता है जो बॉडी में मौजूद होती है। और डेल्टा सेल जो है वो क्या है? सोमैटोस्टैटिन सोमैटोस्टैटिन रिलीज करते हैं डेल्टा सेल। टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन। ओवरीज से इस तरफ आ जाए, ओवरी से 3 तरह के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड रिलैक्सिन। एंड सबसे लास्ट में प्लेसेंटा। प्लेसेंटा इज द पार्ट फॉर द एम्ब्रियो ग्रोथ। वहाँ पे एम्ब्रियो ग्रो करता है।
प्लेसेंटा में इससे जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, नंबर 3 ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, रिलैक्सिंग हार्मोन एंड द ह्यूमन सोमैटोट्रोपिन हार्मोन। यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट है।